क्वेश्चंस कर लिए आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक के? यस सर। किसने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए? अटेम्प्ट हैंड रेज करें जरा। किसने क्वेश्चन बैंक के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए? बस % भी नहीं। एरिया की डीपीपी किसने सॉल्व कर ली? दो डीपीपी। एरिया की डीपीपी किसने सॉल्व की? आज 5 लोगों ने एरिया की डीपीपी सॉल्व की हैं और 11 लोगों ने क्वेश्चन बैंक पूरा किया है और टेस्ट देने से 5 लोग ही आते हैं। समझ के बाहर है मेरे। चलिए क्वेश्चन बैंक के डाउट्स करते हैं। क्या एक काम कीजिए, आप लोग चैट पे डाउट्स भेज दीजिए, नंबर भेज दीजिए। 50 तक के नंबर भेज दीजिए, किन किन क्वेश्चन में डाउट है 50 तक के नंबर, जिससे बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। चैट पे भेज दीजिए नंबर। सेवन 10 16 17 20 23 28। ये क्वेश्चन बैंक में एक्सरसाइज 1 कौन सी बोल रहे हैं? क्यों गौतम शर्मा? सर वो 4 एक्सरसाइज थी ना? नहीं, क्वेश्चन बैंक में कहाँ एक्सरसाइज थी? क्वेश्चन बैंक में तो क्वेश्चन बैंक था 90 क्वेश्चन का। सर शायद गलत शीट कर ली। ये भी 4th बी वगैरह बोल रहे हैं, पता नहीं क्या है। सर वो बंसल वाली थी जिसमें एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 और 4 तक थी। क्वेश्चन बैंक भेजा था ना, क्वेश्चन बैंक डाला था। क्वेश्चन बैंक मैंने बोला था ना आपसे, इसमें 90 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक। यस सर, देख रहा। एक मिनट में मोबाइल में देखता हूँ जरा क्या स्थिति थी। क्वेश्चन बैंक अलग था, क्वेश्चन बैंक और वो क्वेश्चंस दोनों अलग अलग थे। एक तो एक्सरसाइज 1 2 3 वाला था, ये एक्सरसाइज 1 2 3 अलग है। इसमें तो इंडेफिनिट के क्वेश्चंस है ना एक्सरसाइज 1 में। तो इंडेफिनिट के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पहले बताए भी। वन टू थ्री सुपर बड़ी हो गया। अब ये बताइए क्वेश्चन बैंक कौन कौन सॉल्व करके आया? क्वेश्चन बैंक 90 तक सब अलग अलग सॉल्व करके आए होंगे, सुपर बड़ा जाएगा। क्वेश्चन बैंक कौन कौन सॉल्व करके आए? क्वेश्चन बैंक जिसमें 90 क्वेश्चंस हैं। सात लोग, 8 9 10। क्वेश्चन बैंक जिसमें 90 क्वेश्चंस हैं।
9 ही लोग करके आए हो, बाकी 2 लोग वो वाला सॉल्व कर रहे हैं। गड़बड़ हो गया। चलिए कल करते हैं, कल तक कर लेना आप क्वेश्चन बैंक जिनने क्वेश्चन बैंक नहीं किया, ठीक है। क्या बोल रहा है कोई चैट पे, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बैंक बोला था मैंने क्लियरली। सर ध्यान नहीं दिया। किस किसने गलत सॉल्व कर लिया? गलत किस किसने सॉल्व किया है? कितने लोगों ने कर लिया गलत? गलत सॉल्व करने वाले मतलब क्वेश्चन बैंक को छोड़कर शीट सॉल्व करने वाले 1 2 3। क्वेश्चन बैंक ये नहीं मतलब आप लोगों ने? 4। चलिए अब पर आज डाउट रहने देते, सबने अलग अलग कर लिए हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन बैंक के डाउट कर लेंगे, बाद में एक्सरसाइज के डाउट की बात करेंगे। क्वेश्चन बैंक में 90 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब कल तक कर लेंगे क्या आप लोग 90 क्वेश्चंस? नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। कल तक कितने क्वेश्चन करके लेंगे? अब थोड़ा थोड़ा करते हैं फिर पूरा पूरा करने के लिए। कल आप 30 क्वेश्चन कर लेना क्वेश्चन बैंक के, ठीक है। 30 तक तो कर ही लेना है, जिनने कर लिया ठीक है, जिनने नहीं किया वो 30 तक क्वेश्चन कर लें। हर क्लास में 30 करके 3 क्लास में खत्म कर देंगे इसके डाउट्स, ठीक है। हम शीट के डाउट्स की बात करेंगे। अच्छा टेस्ट आप लोगों को बंद कर रहा हूं मैं, जो टेस्ट सीरीज चल रही थी। क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज वाले, एक्सरसाइज बंद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन बैंक जिसमें 90 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक भी दिया था आपको एक क्वेश्चन बैंक दिया था, उसमें 90 क्वेश्चंस है, एग्जैक्ट 90। इस 90 में से 30 क्वेश्चंस आपको कल सॉल्व करके लाना है। जिनने बिल्कुल नहीं किया उनको 30 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे एक दिन में, ठीक है। कल 30 तक के डाउट्स करेंगे, अगली क्लास में तो और 30 के डाउट्स कर लेंगे, उसके अगली क्लास में और 30 के डाउट्स खत्म कर देंगे इसके डाउट्स, ठीक है। क्वेश्चन बैंक 90 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बैंक। टेस्ट में आप लोगों को इंटरेस्ट है नहीं किसी को, ठीक है ना, बहुत कम लोगों को, 4-5 लोग देते हैं टेस्ट। तो टेस्ट सीरीज मैंने देख लिया, बहुत देख लिया, इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी का, तो टेस्ट सीरीज बंद कर रहे हैं। चलिए अब हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ के ऊपर के। दरअसल हम टेस्ट को बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसके चक्कर में दूसरे काम भी रह जाते हैं, और 5 लोग देते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। गूगल फॉर्म पे खुद ही बनाता हूँ, एक एक के स्नैप खींच के, फिर गूगल फॉर्म में एंटर करके, फिर आंसर एंटर करके, टाइम लगता है। और टाइम लगे तो ठीक है, सब चलता है, लेकिन क्या है कि देंगे देने वाले 5 लोग, 5 स्टूडेंट देंगे और टाइम इतना सारा लगेगा। और अब तो और ये मुश्किल होने वाली कि कोचिंग भी जाना चालू करना है। वैसे भी 9-10 घंटे तो रोज काम करता ही हूँ, वीकली ऑफ वाले दिन भी काम करता हूँ, तो ऐसी स्थिति में फिर कोचिंग भी जाना है, और फिर कोई मोटिवेशन नहीं है, सब दे भी नहीं रहे, कोई देने वाले को मोटिवेशन होता कि हाँ दे रहे हैं सब बच्चे, तो कुछ मोटिवेशन रहता, मेहनत करने में मजा आता। सीरीज बंद कर रहा हूँ मैं, बहुत इच्छा होगी आप लोगों की तब देखेंगे, क्योंकि 11th में भी मैंने देखा, 11th में भी कम होगा स्टूडेंट, उसमें भी 60 में से 5 लोगों ने दिया था पिछली क्लास में, मैंने आज वहाँ भी बंद कर दिया। 60 बच्चों में से 5 बच्चे देंगे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप लोगों की अभी ये स्थिति है, 2 क्लासेस से देख रहा हूँ कितने लोग दे रहे हैं। कुछ बोलना है किसी को? चले वेक्टर अलजेब्रा में आगे बढ़ते हैं। कर रहे थे हम इसमें, पहले तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बाद में if O is the circumcenter of O is the circumcenter O is circumcenter and O dash orthocenter of triangle ABC,
then prove that आंसर पे दिए OA plus OB plus OC O डैश के इक्वल। देखिए कोई भी ट्रायंगल है, छोटी सी प्रॉपर्टी यहाँ पर समझ रहे हैं जो कि आपको यहाँ पर अप्लाई करने होंगे। ऑर्थो सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? एल्टीट्यूड्स का। ये एल्टीट्यूड पर हमें मिलेगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और सर्कम सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? राइट बाइसेक्टर का। इसके मिड पॉइंट पर अपने ड्रॉ कर दिया, ये सर्कम सेंटर, ठीक है। इस एसडी की बात करें, इसको ई बोले देते हैं। ए की बात करें, ए और एसडी पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीसी से बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। साथ ही साथ एओ डैश की यदि बात करें तो ये लेंथ इस एसडी लेंथ से डबल होती है। ये लेंथ एसडी लेंथ से डबल होती है, ठीक है। इसलिए हम वेक्टर के संदर्भ में बोलें, यदि इनको हम सेम डायरेक्शन में एरो लगा दें, यदि सेम डायरेक्शन में एरो लगा दें तो ए ओ डैश इस वेक्टर की यदि बात करें तो किसके इक्वल? ट्वाइस ऑफ एसडी। ए ओ डैश की बात करें तो ए ओ डैश किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ एसडी। ठीक है। इस रिलेशनशिप का यहाँ पर यूज करेंगे। ये डबल क्यों होती लेंथ, यदि प्रूव करना चाहें तो हम ज्योमेट्री से इजीली प्रूव कर सकते हैं। एक ये रिलेशनशिप आपने पढ़ी थी ओएनजीसी, सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। पढ़ा था कॉर्नर ज्योमेट्री में? करते हैं बस, है ना? ये कैसे प्रूव करते हैं? प्रूव कैसे करते हैं कि 2:1 के रेशियो में क्यों डिवाइड करता है? देखिए ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर ये हमेशा कॉलिनियर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि ए को डी से, बस इसकी जरूरत नहीं है, रिलेशनशिप तो आपको तब भी याद रखनी होगी। ए को यदि हम डी से ज्वाइन करते हैं और ओ डैश को एस से ज्वाइन करते हैं तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो सेंट्रोइड ही रहेगा। ये तीनों हमेशा कॉलिनियर होते हैं। तो बड़ा सा ट्रायंगल बना देते हैं। ये सर्कम सेंटर हो गया एस, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये ओ डैश हो गया, और ये हमने ये मीडियन बना दी, डी से ज्वाइन कर दी, मीडियन बना दी। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये सेंट्रोइड ही होगा, क्योंकि ये तीनों सेंटर हमेशा कॉलिनियर होते हैं। तीनों सेंटर हमेशा कॉलिनियर होते हैं। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये सिमिलर है। क्यों? ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइन से तो ये वाले एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेटिंग एंगल। चाहे तो हम इनको बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों सिमिलर हैं, तो इन साइड्स का रेशियो कितना है? इन साइड्स का रेशियो कितना है? 2:1। सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में। तो इसका रेशियो कितना होगा? 2:1। इसका मतलब सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और एओ डैश की यदि बात करें तो एओ डैश कैसा होगा? एसडी से डबल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो एओ डैश ये लेंथ जो है, ये लेंथ इस लेंथ से डबल है। तो वेक्टर में सेम डायरेक्शन यदि बोल दें तो एओ डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एसडी। सर, ठीक है? हाँ सर वो क्वेश्चन नोट करना है, थोड़ा ऊपर कर दीजिए प्लीज। हाँ कर रहा हूँ। तो ये रिलेशन, इस रिलेशन से वेक्टर में और 3D में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर बोल रहे होंगे तो इस रिलेशनशिप की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है? वेक्टर में तो पड़ेगी, वेक्टर में 2-3 क्वेश्चन इसके देखते हैं। बाकी ये रेशियो तो कॉर्नर ज्योमेट्री में भी यूज करते रहते हैं। अभी क्वेश्चंस करना है।
सर्कम सेंटर एस नहीं था, ओ दिया हुआ था सर्कम सेंटर। देखिए क्या करेंगे, ट्राइंगल एबीसी ऑर्थो सेंटर ओ डैश है जो एल्टीट्यूड पर मिलेगा, और सर्कम सेंटर राइट बाइसेक्टर मिलेगा, ये ओ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा थ्योरी का पॉइंट है और वो ट्रिक का काम भी करता है। जब भी ऐसे वेक्टर्स का सम निकालना हो तो सभी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट यदि सेम दिया हो तो उसको ओरिजिन मान लें, या मोस्टली वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो तो उसको हम ओरिजिन मान लेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब जैसे ये फर्स्ट वाला ओरिजिन हम कहीं भी ले सकते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सभी का इनिशियल पॉइंट ओ दिख रहा है तो हम क्या करें, ओ को ओरिजिन मान लेते हैं। ओ को ओरिजिन मानेंगे तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ए, बी का क्या होगा, ओ बी, सी का क्या होगा, ओ सी, और डी क्या है, बीसी का मिड पॉइंट, तो ओ डी क्या होगा, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ बी प्लस ओ सी बाई 2। अब आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको किस वेक्टर को निकालना है, आपको ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। तो ओ बी प्लस ओ सी की जगह लिख सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ ओ डी, और ट्वाइस ऑफ ओ डी की जगह क्या ले सकते हैं, ए ओ डैश। ये रिलेशनशिप आपको बताएगी, इससे ये लेंथ डबल है तो वेक्टर भी डबल है, तो ट्वाइस ऑफ ओ डी इसकी जगह लिख सकते हैं हम ए ओ डैश, और ए ओ डैश आ गया तो अब ये छोटी सी ट्रिक, ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, ओ डैश। ये कैंसिल करने का मतलब ना ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दिया है। कहां पर ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया, ये ए कैंसिल हो रहे हैं, इस ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दिया, लेकिन ट्रायंगल बनाया नहीं। ओ ए प्लस ए ओ डैश किसके इक्वल, ओ डैश, ये हमने सीधे कैंसिल करके ट्रायंगल ओ डैश बता दिया। तो सभी के इनिशियल पॉइंट सेम देखें या अधिकतर वेक्टर के इनिशियल पॉइंट सेम देखें तो उसको ओरिजिन मानने पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहती है। छोटा सा पॉइंट याद रखना है आपको। तो हमने ओ को ओरिजिन मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, प्रूव हो गया है। अब सेकंड पार्ट करना है इसका। इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी के इनिशियल पॉइंट ओ डैश दिख रहे हैं तो हम ओ डैश को ओरिजिन मान लेंगे। ट्रायंगल एबीसी, ओ डैश ऑर्थो सेंटर है और ओ सर्कम सेंटर है। ठीक है, तो ओ डैश को ओरिजिन मान लेते हैं तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ डैश है, बी का क्या होगा, ओ डैश बी,
सी का क्या होगा, ओ डैश सी, और डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ डैश डी। तो ओ डैश बी किसके इक्वल होगा, ओ डैश डी, ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी बाई 2। ठीक है, अब आपको बताना ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी। तो ये ओ डैश ए और ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी की जगह क्या ले सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ओ डैश डी, ट्वाइस ऑफ ओ डैश डी। और ओ डैश ए की यदि बात करें तो इसकी जगह क्या ले सकते हैं, ट्वाइस ऑफ डी। ठीक है, ओ डैश डी में हमने कोई रिलेशनशिप नहीं पढ़ी, इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, इसमें इसको चेंज करना है आपको। इस ओ डैश ए को क्या ले सकते हैं हम, ट्वाइस ऑफ डी ओ। और अब देखिए 2 तो कॉमन निकल जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम में कैंसिल हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट की जगह ओ डैश बचेगा, टर्मिनल पॉइंट की जगह ओ बचेगा, तो इनिशियल पॉइंट की जगह ओ डैश, टर्मिनल पॉइंट की जगह ओ। प्रूव हो गया। इसमें क्या करें हम, सेकंड पार्ट का रिजल्ट यूज कर लेते हैं। इसमें 2 के इनिशियल पॉइंट ओ डैश दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ओ डैश को ओरिजिन मानेंगे। और इन तीनों का सम तो हमने ये निकाल ही लिया, तो इन दो का सम किसके इक्वल होगा, उसको हम यहाँ पर रखे देते हैं। इन दोनों के सम की जगह क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ओ डैश ओ माइनस ओ डैश ए। और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, एक माइनस का साइन आएगा। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो ए ओ डैश बन जाएगा, मींस ट्वाइस ऑफ ए ओ डैश हो जाएगा। अब देखिए O2 इसमें से कॉमन निकल जाएगा, और ये टर्मिनल पॉइंट ओ डैश और इनिशियल पॉइंट ओ डैश कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ ए। ये कैंसिल करने का मतलब ना ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दिया है बिना ट्रायंगल बनाए हुए। वास्तव में ट्रायंगल ए ओ ओ डैश बनाना पड़ेगा, तब उसमें ये प्रूव हो पाएगा। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दिया। ठीक है सर। हाँ सर ये फर्स्ट स्टेप बता दीजिए एक बार, थर्ड वाले पार्ट की। ये वाली ना, ये हमने सेकंड का रिजल्ट यूज कर लिया। इन तीनों का सम कितना था, इन तीनों का सम था ओ डैश ओ, 2 टाइम्स ऑफ ओ डैश ओ। अभी प्रूव किया ही हमने। इन दो का सम हमने यहाँ से निकाला, क्या आएगा इन दोनों का सम, इसको राइट हैंड साइड में ले जाए, वो हमने यहाँ रख दिया। इसको इंटरचेंज कर दिया, ये बन गया ओ डैश, कैंसिल कर दिया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। If A and B are unit vectors and theta is the angle between them, then and A plus B is also a unit vector,
देन आपको थीटा बताना, थीटा की वैल्यू क्या होगी, फाइंड थीटा। सर 60 डिग्री गलत है, 120 छोटी बात है। हाँ 120 हाँ 120, छोटी छोटी बातें इसलिए बताएंगे, उनको बोलना नहीं, नहीं तो फिर ऐसे में तो फिर क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएंगे। ए और बी यूनिट वेक्टर्स और ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर। ए और बी एक ट्रायंगल की दो सक्सेसिव साइड्स हैं, ट्रायंगल लॉ से ए प्लस बी क्या होगी, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये ए ये बी यूनिट वेक्टर, तो इनसे जो बनने वाला ट्रायंगल रहेगा, यूनिट वेक्टर तो सभी के मॉडल्स बन के इक्वल, तो इनसे बनने वाला जो ट्रायंगल रहेगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो ये एंगल 60 डिग्री के बनेंगे। लेकिन ए और बी के बीच का एंगल 60 नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं है इनके बीच का एंगल। एंगल बताने के पहले इनको एडजस्टेंट होना चाहिए, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये होगा इनके बीच का एंगल, तो आंसर होगा 120 डिग्री। ये हम फॉर्मूले से भी प्रूव कर निकाल सकेंगे जब हम स्केलर प्लॉट पढ़ लेंगे। अभी हम बेसिक से इसलिए कर रहे हैं कि बेसिक थोड़ा सा मजबूत हो कि हाँ कैसे क्या करना है, बाकी फार्मूले से भी निकाल सकेंगे उसको। इसको भी हम फार्मूले से कर सकेंगे, लेकिन अभी बेसिक से ही करना है आपको। if mod of a is equal to mod of b is equal to 1 and mod of a plus b is equal to 1, find mod of a minus b। a minus b का mod बताना कितना होगा। सर √3। √3 ठीक है। ए का मॉड 1 है, बी का मॉड 1 है, फार्मूले से भी निकला था लेकिन अभी बिना उसके निकालना था। और a प्लस बी का मॉड 1 है, इसका मतलब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ये ए बी ये दोनों सक्सेसिव, तो a प्लस बी थर्ड साइड, सभी के मॉडुलस 1 है। आपको बताना है मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। तो a माइनस बी कैसा बनता है, सबट्रैक्ट करने के लिए अलग से कोई लॉ नहीं है, एडिशन से करते हैं। b का हम नेगेटिव वेक्टर बना दें और इसको a में ऐड कर दें, तो ये होगा a माइनस बी। इसका मॉडुलस बताना है कि इसका मॉडुलस क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये एंगल कितना है 60, ये कितना है 60, ये वाला एंगल कितना होगा 120। तो इन दोनों की बात करें तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स की लेंथ सेम है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 120 होगा तो इसका मतलब 30 के इक्वल होंगे। ये 30 होगा तो इस टोटल एंगल की बात करें तो टोटल एंगल कितना होगा 90। टोटल एंगल कितना होगा 90। तो ये ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी डी की बात करें, ट्रायंगल ए बी डी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाली लेंथ मालूम आपको, ए बी मालूम 1, ए डी मालूम 1 + 1, ये भी नेगेटिव बी का नेगेटिव वेक्टर मीन्स 2, तो हम इसको निकाल सकते हैं। चाहे तो साइन रूल से भी निकाल सकते थे, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहा है। बी डी की बात करें तो किसके इक्वल होगा, √2² - 1² मीन्स √3। हमने डायग्राम बना के निकाला, बाकी आगे फार्मूले से भी निकाल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, P and Q are midpoints of BC and CD respectively. Then तब आपको बताना prove that AP plus AQ is equal to 3/2 times of AC. In a parallelogram ABCD, P and Q are midpoints of BC and CD respectively. Then prove that AP plus AQ is equal to 3/2 times of AC.
हो गया? यस सर। देखिए एक पैराग्राम है, ए बी सी डी, पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, तो ए पी प्लस ए क्यू की बात कर रहा हूं। ए सी के टर्म में बताना है। तो देखिए इनके इनिशियल पॉइंट ए दिख रहा है, तो हम क्या करें, ए को ओरिजिन मान लेते हैं, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ए को ओरिजिन मान लिया तो बी का पोजीशन वेक्टर ए बी हो जाएगा, पी का ए पी हो जाएगा, सी का ए सी हो जाएगा। तो पी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से ए पी की बात करें तो किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस ए सी बाई 2, मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ए क्यू की यदि बात करें तो ए क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो किसके इक्वल होगा, ए सी प्लस ए डी बाई 2। दोनों को ऐड कर दिया तो ए पी प्लस ए क्यू, यही तो आपको बताना है। तो 1/2 तो इसमें से बाहर निकल जाएगा, एक एसी है एक एसी है तो ट्वाइस ऑफ एसी हो जाएगा। और क्या है, ए बी प्लस ए डी, और ए बी प्लस ए डी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस ए डी पैरेलल लॉ से एसी, ठीक है, तो 3 AC हो जाएगा, तो ये 3/2 टाइम्स ऑफ एसी। आप चाहें तो इसको ओरिजिन मान के इसका पोजीशन वेक्टर ए इसका बी लेके वैसे सॉल्व करना चाहें तो ए और बी थोड़ा लिखने में इजी लगेगा, तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। if a comma b comma c are 3 fixed non-collinear points, p is a variable which lies on bc, if resultant of ap comma pb and pc is always pq, then quadrilateral abqc ये कैसा होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, प्रूव करने के लिए बोले देते हैं, then prove that quadrilateral abqc is a parallelogram. A PQ vector is always PQ vector.
हो गया। ए बी सी फिक्स पॉइंट है और बोल रहा है कि इन तीनों का रिजल्टेंट पी हमेशा बीसी पर रहता है, ये भी बोल रहा है कि पी हमेशा बीसी पर है। ए बी सी फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और पी हमेशा बीसी पर रहता है और इन तीनों का रिजल्टेंट मींस ए पी पी बी और पी सी, इन तीनों का रिजल्टेंट हमेशा पी क्यू के इक्वल है। पी यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। ए बी सी फिक्स पॉइंट है, क्यू के बारे में नहीं मालूम क्यू कैसा है, तो अब जरा देखिए पी और पी कैंसिल हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, इस पी सी रिजल्टेंट मतलब एडिशन है, इन तीनों का सम पी क्यू इक्वल, इसको राइट हैंड साइड में ले जाए तो माइनस बी सी, सी और पी को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो ये सी पी बन जाएगा। ये टर्मिनल पॉइंट पी इनिशियल पॉइंट पी कैंसिल हो जाएगा, ये सी क्यू हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू सी क्यू, ये बन गया। इसमें पी तो कहीं आ ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ, ए फिक्स पॉइंट है, बी फिक्स पॉइंट है, सी फिक्स पॉइंट है, तो क्यू भी फिक्स पॉइंट ही होगा। ए बी वेक्टर ऐसा बनेगा, सी क्यू वेक्टर सी से स्टार्ट होगा, इसी डायरेक्शन में बनेगा और इतने ही लेंथ का बनेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल है तो सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो अब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही होगा। क्यों, अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए, इक्वल भी हो जाए पैरेलल भी हो जाए, तो दूसरा पेयर अपने आप इक्वल और पैरेलल हो जाएगा, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the points D, E, F divide the sides BC, CA and AB of a triangle ABC. In the ratio 1:4, 3:2 and 3:7 respectively. And K is a point which divides AB in the ratio 1:3. So points D, E, F divide the sides BC, C and AB of triangle ABC in the ratio 1:4, 3:2 and 3:7 respectively. And K is a point which divides AB in the ratio 1:3. तब आपको बताना कि AD plus B plus CF किसके इक्वल होगा। ऑप्शंस भी हैं इसमें, 1/3 times of CK, 2/3 times of CK, 2/5 times of CK and 7/3 times of CK.
सर 2/5 CK। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? सर गौतम। 2/5 टाइम्स ऑफ CK। ठीक है, ट्रायंगल ABC, BC को D डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 1:4 के रेशियो में, और CA को E डिवाइड कर रहा है 3:2 के रेशियो में। किसको डिवाइड कर रहा है? CO को, इसलिए C की तरफ 3 आएगा, ठीक है, A की तरफ 2 आएगा, और साथ ही साथ AB को 3:7 के रेशियो में F डिवाइड कर रहा है 3:7। CA को, और साथ ही साथ K एक और पॉइंट है जो कि AB पर है और 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। K इस पे को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB को। अब देखिए हम यहाँ पर एक तरीका तो ये कि A का पोजीशन वेक्टर A मान लें, B का B, C का C, इस तरह से करें, या फिर देखिए इसमें इनमें सभी के इनिशियल पॉइंट अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन के सबके C दिख रहे हैं, तो हम C को ओरिजिन मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। C को ओरिजिन मान लिया तो C का पोजीशन वेक्टर नल वेक्टर हो जाएगा, A का A वेक्टर हो जाएगा, B का B वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और हम D का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं कि D का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा नल वेक्टर सेक्शन फार्मूले से, क्या आएगा 4B/5। हम E का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके पोजीशन वेक्टर से, तो 3 हो जाएगा। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके पोजीशन वेक्टर से, डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशियोज। F का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7A + 3B, और डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशियोज। K का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, K का कितना होगा, B प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा 3A/4। हमें सभी के पोजीशन वेक्टर मिल जाएंगे, तो अब हम AD, B, CF और CK सभी निकाल सकते हैं। तो सब ऑप्शन CK की टर्म में दे, तो आप क्या करें, AD + B + CF अपॉन CK निकाल लें, ठीक है। हम वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम डिवीजन की टर्म में लिख रहे हैं। तो ये वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, नंबर आंसर आ जाएगा, आंसर इसका 2/5 है। आगे कैलकुलेशन कर लेना इसको, ठीक है। अब हम और आगे थ्योरी की बात कर रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, देखिए दो वेक्टर दिए हुए हैं, इनको यदि ऐड करना तो ऐड कैसे करते हैं हम, या तो ट्रायंगल लॉ से या पैराग्राफ लॉ से। एक वेक्टर की इक्वल वेक्टर बनाया, ट्रायंगल लॉ से ऐड कर रहे हैं, जहां ये खत्म हुआ वहां से दूसरा वेक्टर बनाया, तो ये R वेक्टर, इनका इसको R बोले देते हैं, इनका एडिशन हो जाएगा। वेक्टर्स के रिजल्टेंट और एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐड कर रहे हैं मतलब रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, या रिजल्टेंट निकालने की बात कर रहे हैं मतलब ऐड करना है। तो देखिए A और B का रिजल्टेंट R है, तो R के ये कहलाते हैं कंपोनेंट्स। A और B का रिजल्टेंट R है, तो R के कंपोनेंट्स कहलाते हैं A और B। और जब कंपोनेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तब इनको बोलते हैं रिजॉल्व पार्ट्स, ठीक है। ये A और B क्या है, R के कंपोनेंट्स, और A और B परपेंडिकुलर हो तो इनको बोलते हैं रिजॉल्व पार्ट्स। कंपोनेंट्स के भी अलग से फॉर्मूले होते हैं, स्टैटिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ वेक्टर अलजेब्रा में कंपोनेंट्स को ऐसे कोई अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब जब भी कंपोनेंट की बात करते हैं, इवन IIT में भी ऐसे क्वेश्चन आए, कंपोनेंट की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर ही ले लेते हैं, मतलब रिजॉल्व पार्ट्स ही बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो कंपोनेंट्स की स्थिति अलग रहती है। रिजॉल्व पार्ट्स क्या है, कंपोनेंट की एक कंडीशन है, जब कंपोनेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो रिजॉल्व पार्ट्स। A और B का रिजल्टेंट यदि R है तो R के कंपोनेंट्स जब A और B परपेंडिकुलर होंगे तभी रिजॉल्व पार्ट्स कहलाएंगे। लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन आ भी चुका है IIT में जिसमें कंपोनेंट्स बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में रिजॉल्व पार्ट्स से वो, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर थे। ऐसा कोई उसमें इंडिकेशन नहीं था कि दिया था जिससे समझ में आया कि एंगल 90 डिग्री है, तो रिजॉल्व पार्ट्स लेके ही सॉल्व करना था उसको, स्क्रीनिंग में आया कभी क्वेश्चन।
तो यहाँ वैसे भी कंपोनेंट्स के अलग से फार्मूले पढ़ते नहीं होते हैं, वैसे फार्मूले स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन वो सिलेबस में ही नहीं आपके। अब इसके बाद में रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ वेक्टर in two given directions. Resolve parts of vector in two given directions. OX and OY. Resolve parts of vector in two given directions. एक वेक्टर दिया हुआ है, इसको रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं। इसकी इक्वल वेक्टर हम ओरिजिन से ड्रॉ किए देते हैं। इक्वल वेक्टर मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो ये आर है तो ये भी आर ही कहलाएगा। जो इसके रिजॉल्व पार्ट्स बोलेंगे वही इसके रिजॉल्व पार्ट्स कहलाएंगे। यहाँ से हम OY के पैरेलल एक लाइन बना देते हैं, OX के पैरेलल एक लाइन बना देते हैं। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको P बोल दिया। इसको यदि हम वेक्टर A बोले, इसको यदि वेक्टर B बोले, तो पैरेललोग्राम लॉ से R किसके इक्वल होगा? A प्लस B। पैरेललोग्राम लॉ से R किसके इक्वल होगा? A प्लस B। इसका मतलब R क्या कहलाएगा? A और B का रिजल्टेंट। R A और B का रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट की ये कहलाएंगे कंपोनेंट्स। R A और B का रिजल्टेंट है और इस रिजल्टेंट की ये कंपोनेंट्स, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि एक OX की डायरेक्शन है दूसरा OY की डायरेक्शन में। तो ये रिजॉल्व पार्ट्स A और B नहीं बोल रहा हम, इसको OA OB रहने देते हैं, ठीक है। R को लिख देते हैं हम OA प्लस OB। तो ये जो OA और OB है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट R है, तो R के कंपोनेंट्स उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये रिजॉल्व पार्ट्स। तो इसी OA और OB को निकालेंगे। टर्म्स ज्यादा दिखने लगेंगे इसलिए और B हटा देंगे ऐसा। इस P के कोऑर्डिनेट्स हम XY मान लेते हैं, तो ये X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, तो ये भी Y हो जाएगा। OX की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम I कैप बोल रहे हैं, OY की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम J कैप बोल रहे हैं। I कैप वेक्टर में जब भी आएगा तो OX की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा और J कैप OY की डायरेक्शन का। अब देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था, किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करें तो उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलता है। देखने में छोटा सा फार्मूला है लेकिन बहुत जगह अप्लाई करते रहते हैं। या किसी वेक्टर को निकालना तो हम ऐसा बोल सकते हैं, उसके मॉडुलस को उसकी डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी वेक्टर के मॉडुलस को उसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर मिल जाएगा। अब देखिए इस OA वेक्टर की बात करें तो OA वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? इसका मॉडुलस कितना x, इसको इसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो OA। OB की यदि बात करें तो OB किसके इक्वल हो जाएगा? इसके मॉडुलस को इसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो और इनकी वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो हो जाएगा R इज इक्वल टू XI प्लस YJ। ये वेक्टर I और J की टर्म में आ गया। जब भी कोई वेक्टर I और J की टर्म में दिया हो तो इसकी I कैप वाली टर्म ले लें। इसकी यदि बात करें तो ये होगा रिजॉल्व पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ OX। विद साइन X लेना, ध्यान रखिएगा X कभी नेगेटिव हो तो माइनस भी साथ में लेना होगा। रिजॉल्व पार्ट ऑफ R इन द डायरेक्शन ऑफ OX। कोई वेक्टर यदि IJ की टर्म में दिया तो I कैप वाली टर्म विद कोफिशिएंट का साइन भी लेना, इसको ले लें तो ये रिजॉल्व पार्ट ऑफ R इन द डायरेक्शन ऑफ OX। और J वाली टर्म ले लें तो ये होगा रिजॉल्व पार्ट ऑफ R इन द डायरेक्शन ऑफ OY। कहीं कोई वेक्टर IJ की टर्म में दिया हो, ये रिजॉल्व पार्ट्स हैं, कई बार इनके लिए कंपोनेंट वर्ड का यूज करते रहते हैं, कभी कभी कहीं लिखा हुआ दिख जाता है, ठीक है। कभी यदि हम वेक्टर R का मॉडुलस निकालना तो कैसे निकालेंगे? वेक्टर R का मॉडुलस मतलब इसकी लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। एंगल 90 डिग्री है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। या I और J की टर्म में दिया तो इसका मॉडुलस किसके इक्वल होगा? I कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और इसका रूट ले लें, ठीक है। कभी यदि हमें R की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R,
in the direction of vector r। इसको हम r कैप बोल रहे हैं। तो किसी वेक्टर को यदि हम उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं तो उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं। मॉडुलस कैसे मिलेगा, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका रूल ले लेना है। ठीक है, कोई भी वेक्टर आई जे की टर्म में दिया तो हम उसके रिजॉल्व पार्ट्स बता सकते हैं, ओ एक्स ओ वाई के डायरेक्शन में उसका मॉडुलस बता सकते हैं, उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बता सकते हैं। मॉडुलस मतलब उसकी लेंथ हो जाएगा। एक और पॉइंट बोला, लेकिन इस एक पॉइंट के लिए इनमें से किसी पॉइंट के लिए जरूर नहीं कि आर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो। आर यहाँ भी बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने प्रूव करने के लिए यहाँ पर बना लिया था। लेकिन लास्ट पॉइंट के लिए इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होना जरूरी है, तभी हम इसका यूज कर पाएंगे। जैसे आर आई जे की टर्म में दिया है तो रिजॉल्व पार्ट आप हमेशा बता सकते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो या नहीं हो। मॉडुलस हमेशा बता सकते हैं, आप इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बता सकते हैं। लेकिन लास्ट पॉइंट के लिए इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होना जरूरी है। इफ इनिशियल पॉइंट ऑफ vector r is origin, then coordinates of its terminal point कोई वेक्टर यदि आईजे की टर्म में दिया और इसका इनिशियल पॉइंट यदि ओरिजिन है तो हम टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं x, y। इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा तभी बोल पाएंगे। जैसे कोई वेक्टर दिया r = 3i - 4j, तो ये ox के डायरेक्शन का रिजॉल्व पार्ट है 3i, oy के डायरेक्शन का रिजॉल्व पार्ट है -4j, oy की डायरेक्शन का -4j और oy डैश बोल दें तो +4j हो जाएगा। इसके मॉडुलस की बात करें तो इसका मॉडुलस 5 है। इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बस इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इनमें जरूरी नहीं कि इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो, लास्ट पॉइंट के लिए जरूरी है कि ओरिजिन हो, तभी कोऑर्डिनेट्स बता पाएंगे। यहां से हम कोऑर्डिनेट्स तभी बता पाएंगे जब इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा। इनिशियल पॉइंट ओरिजिन सीधे नहीं बोलते, कई बार ऐसा बोल देते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ p ये है 3i - 4j। तो ऐसा बोलने का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर में इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है, टर्मिनल पॉइंट वो पॉइंट जिसके पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3 - 4। जब इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा तभी टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर बता पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में resolve parts of vector are in 3 given directions. Ox, Oy and Oz। Ox, Oy and Oz अपने डायरेक्शन ही आ जाएगी, वेक्टर नहीं भी लगता है। वेक्टर से फाइनाइट लेंथ समझ में आएगी। Ox, Oy, Oz ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट्स हैं, पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं। देखिए Ox, Oy, Oz कैसे बनते हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी 3D की बात कर रहे हैं। 3D में तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर रहते हैं। यहाँ पर हमने ओरिजिन बना दिया, थ्री डी के डायग्राम को 2D में जब भी बनाते हैं तो वैसा नहीं बनेगा जैसा वास्तव में होगा। ये O, ये OX, ये OY और ये OZ। फिजिक्स में कुछ अलग तरह से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा ही बनाएंगे। ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है, 3D में राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। OX, OY, OZ। ये एंगल कितना रहता है 90। इसकी बात करें तो ये भी 90 और इसकी बात करें तो ये भी 90। ठीक है, ये 90 नहीं दिख रहा है लेकिन 90 डिग्री रहता है। इसके परपेंडिकुलर OY और OZ के परपेंडिकुलर OX बनता है। ठीक है, अब कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ, इसकी बात कर रहे हैं हम R के, तो ओरिजिन से इसके इक्वल वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। इसके टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम x, y, z मान लेते हैं।
अब देखिए यहां से यदि हम z एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो x y को पर जहां पर भी पहुंचेंगे ये इसका z कोऑर्डिनेट होगा। तो हम कोऑर्डिनेट्स की थोड़ी सी बस ऐसी बात कर रहे हैं, बाकी डिटेल में 3D में समझेंगे। 3D में वैसे आईपैड पे पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इमेजिनेशन वाला चैप्टर है। इससे यदि हम एक्सिस के पैरेलल चलें तो ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ से यहाँ तक y, इसको भी बोले देते हैं। ये हमने x के पैरेलल बनाए हैं, x के पैरेलल बनाया तो x कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस के अलॉन्ग तो ये y कोऑर्डिनेट। जरा देखिए OB प्लस BA प्लस AP किसके इक्वल होगा? OP। इस OP की यदि बात करें तो OP किसके इक्वल होगा? OB प्लस BA प्लस AP। इसीलिए बोल सकते हैं यहाँ पर ये B और ये B कैंसिल कर दिया, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट तो OP हो जाएगा। ठीक है, तो ये OP के इक्वल। अब जरा देखिए इन तीनों वेक्टर को ऐड करने पर, इन तीनों वेक्टर को ऐड करने पर OP मिल रहा है। OP मतलब R, इसका मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? R। तो इस R के ये क्या होंगे? कंपोनेंट्स। R के ये होंगे कंपोनेंट्स, और इनके बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि OB किसकी डायरेक्शन में? OY की डायरेक्शन में। BA किसकी डायरेक्शन में? OX की। तो ये इनके बीच का एंगल 90। BA और AP की बात करें, BA किसकी डायरेक्शन में? OX की डायरेक्शन में। AP किसकी डायरेक्शन में? OZ की डायरेक्शन में। तो OX और OZ भी कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये भी कैसे? 90। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि ये OX, OY और OZ की डायरेक्शन में। तो ये वास्तव में रिजॉल्व पार्ट्स हैं। ठीक है, OB है रिजॉल्व पार्ट ऑफ R in the direction of OY। BA की बात करें तो BA क्या है? रिजॉल्व पार्ट ऑफ R इन द डायरेक्शन ऑफ OX। और AP की यदि बात करें तो AP क्या है? रिजॉल्व पार्ट ऑफ R इन द डायरेक्शन ऑफ OZ। ये OY, OX और OZ की डायरेक्शन के रिजॉल्व पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इनको यदि हमें निकालना तो देखिए कैसे निकालेंगे। OX की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम i कैप ही मानते हैं, OY की डायरेक्शन का j कैप और OZ की डायरेक्शन का k कैप। अब OB की यदि बात करें तो किसी वेक्टर को निकालना तो कैसे निकालते हैं हम? उसके मॉडुलस को उसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो OB का मॉडुलस कितना है? y, और इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कितना? j। BA निकालना तो BA किसके इक्वल होगा? इसको इसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, इसके मैग्नीट्यूड को, इसके मॉडुलस को, इसका मॉडुलस x, इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या? i। सेम डायरेक्शन है तो यूनिट वेक्टर सेम होंगे तो xi। इसी तरह से AP की बात करें तो AP किसके इक्वल होगा? z इंटू k कैप, और इनकी वैल्यू यहाँ रख दें तो ये r मिल जाएगा। r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z। ये तो अभी हमने निकाल के देखा, बाकी आपको क्या याद रखना है? xi की यदि बात करें, i कैप वाले टर्म यदि ले लें तो ये होगा रिजॉल्व पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ OX। रिजॉल्व पार्ट ऑफ R in the direction of OX। yj की यदि बात करें तो yj होगा रिजॉल्व पार्ट ऑफ R in the direction of OY। और zk की यदि बात करें तो ये होगा रिजॉल्व पार्ट ऑफ R in the direction of OZ। कोई वेक्टर ij की टर्म में दिया है तो i के वाले टर्म ले लें विद कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस का साइन उसके साथ में ले लें तो ये होगा रिजॉल्व पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ OX। j वाले टर्म साथ में ले लें विद कोएफिशिएंट तो ये रिजॉल्व पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ OY। और k वाले टर्म साथ में ले लें विद कोएफिशिएंट और उसका साइन से तो रिजॉल्व पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ OZ। कभी यदि इसके मॉडुलस की बात करें कि इसका मॉडुलस कितना होगा, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स x y z, तो डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस देख लें, रूट ऑफ x² + y² + z²।
लेकिन वो तो अभी हमने डायग्राम से देख लिया। आपको तो इस ऐसा वेक्टर दिया होगा और मॉडुलस देखना होगा, तो देखने का तरीका क्या रहेगा, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट लेना है। और यदि बोले कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर, इस आर कैप की बात करें तो क्या होगा, इस वेक्टर को इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, तो इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मॉडुलस से। इसके यदि डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें, डायरेक्शन कोसाइंस डिटेल में हम 3D में पढ़ेंगे, अभी सिंपल लिख लें हम क्या कहलाते हैं, बस थोड़ा सा समझ लेते हैं। 3D में तो डायरेक्शन कोसाइंस की बहुत ज्यादा बात करते हैं। कोई भी वेक्टर दिया तो इसका OX से बनने वाला एंगल हम अल्फा मान लें, OY से बनने वाला एंगल बीटा मान लें, OZ से बनने वाला एंगल गामा मान लें, तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। शॉर्ट को में इनको एलिमेंट से भी डिनोट करते हैं 3D में। अभी हम इसका सीधे फार्मूला लिख रहे हैं वेक्टर का, ठीक है, क्योंकि उसका डेरिवेशन है या सही तरीके से समझना थोड़ा 3D की बेसिक इमेजिनेशन की जरूरत रहेगी, ठीक है, तो वो अभी 3D के समय देखेंगे। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं r अपॉन मॉडुलस ऑफ r, x अपॉन मॉडुलस ऑफ r, y अपॉन मॉडुलस ऑफ r, z अपॉन मॉडुलस ऑफ r। डायरेक्शन कोसाइंस जब भी बताने की बात करें तो तीनों कोसाइंस बताते हैं और ऑर्डर में ही बताते हैं। पहला वाला OX से बनने वाले एंगल का कोसाइन, दूसरा वाला OY से और तीसरा वाला OZ से। ये डायरेक्शन कोसाइंस है। ये वास्तव में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, ठीक है, दिस इज डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस के रेशियोज ही कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो इनमें जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन हटा दें तो ये डायरेक्शन रेशियोज, ये डीआरस बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। कोई वेक्टर यदि आपको आईजे की टर्म में दिया हो, आईजे की टर्म में कोई वेक्टर ये दिया हो, जैसे ये दिया है, तो हम इसके रिजॉल्व पार्ट्स बता सकते हैं, OX OY OZ की टर्म्स में, इसका मॉडुलस बता सकते हैं, इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बता सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बता सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बता सकते हैं। इनमें से किसी को भी बताने के लिए ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वेक्टर R का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो। वेक्टर R कहीं पर भी हो, आईजे की टर्म में कैसा भी हो, बता सकते हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट के लिए इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए। यदि इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा तो हम टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकेंगे। टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y z, मतलब i कैप j कैप और k कैप के कोएफिशिएंट होंगे। if initial point of vector r, if initial point of vector r is origin, then coordinates of its terminal point i कैप j कैप और k कैप के कोएफिशिएंट्स। इन फॉर्मूले बेस्ड जो भी क्वेश्चन रहते हैं बहुत आसान से रहते हैं, या फिर डायरेक्टली वास्तव में इस पे क्वेश्चन कोई एग्जाम में आता भी नहीं है इतने से छोटे से पार्ट में, तो इसके फार्मूले का भी कैलकुलेशन वगैरह में इसमें यूज करते रहते हैं। देखिए जैसे कोई वेक्टर r दिया है, ऐसा दिया है, और आपसे बोले कि OX का डायरेक्शन का रिजॉल्व पार्ट क्या है, i कैप वाली टर्म, OY के डायरेक्शन का क्या है, j कैप वाली टर्म, कोएफिशिएंट सहित लेना -3j, और OZ के डायरेक्शन का रिजॉल्व पार्ट 6k, और बोले कि इसका मॉडुलस क्या है, तो रूट ऑफ 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर मींस रूट 49 मींस इसका मॉडुलस 7। बोले कि इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, तो इसको इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। कभी बोले कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो मॉडुलस ऑफ r 7 आ गया, तो 2/7 - 3/7 6/7, ये OX से बनने वाला एंगल का कोसाइन है। ये कैसे आता है, इसके फार्मूले का डायरेक्शन हम 3D में करेंगे, ठीक है, ये OY से और ये OZ से। और ये डायरेक्शन रेशियोज पूछें तो 2 - 3 6। इनमें से किसी के लिए भी ये बोलना जरूरी नहीं कि इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो, सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन यदि कोऑर्डिनेट्स बताना तो इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा तभी कोऑर्डिनेट्स बता पाएंगे। यदि बोलने कि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P है,
तो पोजीशन वेक्टर बोलने से ये इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो गया, तो P के कोऑर्डिनेट्स में एक्सटर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं 2 - 3 6 होंगे। ठीक है, जब पोजीशन वेक्टर होगा, जब इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा, तभी टर्मिनल पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स से बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ two points A and B are x1i plus y1j plus z1k and x2i plus y2j plus z2k। दो पॉइंट्स हैं P और A और B, उनकी पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं और आपसे बोलने कि देन AB लेंथ, AB बताना है कि AB क्या होगा। तो वैसे तो हम 3D के अनुसार सीधे बता सकते हैं, पोजीशन वेक्टर तो A के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे, B के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे 2D का डिस्टेंस फार्मूला, वैसे 3D का। 2D में x और y वाले टर्म आते हैं, 3D में एक और टर्म बढ़ जाते हैं, z वाले टर्म। तो पोजीशन वेक्टर जब भी दिए होंगे तो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो डिस्टेंस निकालना तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, और सॉल्व करके निकाला वेक्टर के अनुसार तो हम ऐसे निकालेंगे। ए और बी के पोजीशन वेक्टर दिए तो ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं, फार्मूला पढ़ा है इसका, पोजीशन वेक्टर टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर इनिशियल पॉइंट, x2 - x1 into i plus y2 - y1 into j plus z2 - z1 into k। ये ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर इनिशियल पॉइंट। ए बी वेक्टर का मॉडुलस बता सकते हैं, मॉडुलस क्या होगा, रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप, तो यही बन गया। ठीक है, ए बी का मॉडुलस रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। अब देखिए, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ए है a1i प्लस a2j प्लस a3k, एक और वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k। दो वेक्टर दिए i j की टर्म में, और ये दोनों वेक्टर यदि इक्वल है तो दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, जब इनके आई कैप के कोएफिशिएंट्स भी इक्वल हों, साथ ही साथ जे कैप के कोएफिशिएंट भी इक्वल हो, बीच में एंड का साइन है, और के कैप के कोएफिशिएंट भी इक्वल हो, तभी इक्वल हो सकते हैं। दो वेक्टर आई जे की टर्म में तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनके आई कैप के कोएफिशिएंट भी इक्वल हो, जे कैप के कोएफिशिएंट भी इक्वल हो, और के कैप के कोएफिशिएंट्स भी इक्वल हो। कैसे बोल सकते इसको, दो वेक्टर यदि इक्वल हैं, ए और बी इक्वल हैं, तो ए और बी की वैल्यूज हम यहाँ पर रखे देते हैं, a1i प्लस a2j प्लस a3k, b1i प्लस b2j प्लस b3k। सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए, तो जाएगा a1 - b1i प्लस a2 - b2j प्लस a3 - b3k, और राइट हैंड साइड में नल वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके मॉडुलस सेम होते हैं, तो अब ये दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके मॉडुलस सेम है, नल वेक्टर का मॉडुलस तो 0 होगा, इसका मतलब इसका मॉडुलस 0 के इक्वल होगा। इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये 0 के इक्वल होगा। दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, a1 b1 c1, ये तो रियल नंबर ही है, फैक्टर में हम रियल नंबर की बात करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स की तो बात करते नहीं।
अब बीच में प्लस का साइन है तो नेगेटिव हो नहीं सकते और जीरो आना है, तो एक ही स्थिति में जीरो आ सकता है, जबकि ये सभी अलग अलग जीरो, मींस ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 एंड a3 इज इक्वल टू b3। दो वेक्टर यदि आई जे की टर्म में है और वो इक्वल है तो दोनों तरफ के आई कैप के कोएफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे, जे कैप के कोएफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे और के कैप के कोएफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, देख लीजिए इसको। दो वेक्टर यदि पैरेलल है, इन्हीं दो वेक्टर की बात कर रहे हैं, ए और बी की बात कर रहे थे, फर्स्ट पॉइंट था इन दोनों के इक्वल होने की बात कर रहे थे। अब ये दोनों पैरेलल हैं, ये दो वेक्टर यदि पैरेलल है, ए और बी यदि पैरेलल है, तो पैरेलल की कंडीशन होती है कि आई कैप के कोएफिशिएंट्स का रेशियो और जे कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो और के कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो, ये रेशियोस इक्वल। दो वेक्टर यदि इक्वल हैं तो दोनों तरफ दोनों के आई कैप के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, जे कैप के और के कैप के। लेकिन पैरेलल हैं तो इनके कोएफिशिएंट के रेशियोस इक्वल होंगे। कैसे बोल सकते हैं, ए वेक्टर हमने क्या लिया हुआ, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर हमने क्या लिया हुआ, b1i प्लस b2j प्लस b3k। यदि पैरेलल है तो पैरेलल के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि एक नॉन जीरो स्केलर इस तरह से होगा कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वेक्टर मिल जाए। दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं, थ्योरम पढ़ी थी हमने, तो एक नॉन जीरो स्केलर इस तरह से पॉसिबल होगा कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वेक्टर मिल जाए। इसमें वेक्टर ए रख दिया, इज इक्वल टू एम वेक्टर बी रख दिया। दो वेक्टर आई जे की टर्म में दिए तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, इक्वल हैं यदि तो दोनों तरफ के कोएफिशिएंट भी इक्वल होंगे। ए इज इक्वल टू एम बी में हमने ए और बी रख दिए, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो दोनों तरफ के आई कैप के कोएफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे, जे कैप के कोएफिशिएंट भी और के कैप के भी। यहाँ आई कैप का कोएफिशिएंट a1 है और राइट हैंड साइड में mb1, लेफ्ट हैंड साइड में जे कैप का कोएफिशिएंट a2 है और राइट हैंड साइड में mb2, लेफ्ट हैंड साइड में के कैप का कोएफिशिएंट a3 है और राइट हैंड साइड में mb3। यहाँ से m निकालें तो क्या आएगा, a1/b1, यहाँ से हम निकालें तो क्या आएगा, a2/b2, यहाँ से हम निकालें तो a3/b3। m को हटा देते, ये सभी m ही तो हैं, तो ये सभी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू a3/b3। ठीक है, इसके बाद में 7 थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स आपको समझना है और याद रखना है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। अभी तो कम यूज में आई है, लेकिन आगे मल्टीपल प्रोडक्ट में कई क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ती है। कई बार कैलकुलेशन के रूप में काम में आती है, कई बार इनसे कुछ थोड़ा रिजल्ट भी बन जाता है, उसको याद रखना रहता है। मल्टीपल प्रोडक्ट में भी, वेक्टर प्रोडक्ट में भी जरूरत पड़ेगी, और कैलकुलेशन के लिए तो बीच बीच में जरूरत पड़ती है। फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से लिख रहे हैं।
vector in vector B are two parallel or collinear vectors. Vector A and vector B are two parallel or collinear vectors. Then a non-zero number small m exists such that A is equal to MB. A vector and vector B are two parallel or collinear vectors. Then a non-zero number small m exists such that A is equal to MB. A is equal to MB मतलब एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वेक्टर मिल जाए. A और B टू पैरेलल या कॉलिनियर वेक्टर्स हैं, तो एक नॉन जीरो स्केलर का एग्जिस्टेंस इस तरह से होगा कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वेक्टर मिल जाए. इधर हम पहले देख चुके हैं. इसका कन्वर्स भी देखा था हमने. यदि इस तरह से एग्जिस्टेंस होगा तो ये पैरेलल होंगे, पैरेलल है तो इस तरह से एग्जिस्टेंस होगा, इस तरह से एग्जिस्टेंस होंगे तो पैरेलल होगा. ये दोनों हम देख चुके हैं पहले. ठीक है. ए और बी पैरेलल है तो इस तरह A इज इक्वल टू MB. एक नॉन जीरो स्केलर इस तरह से होगा कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो दूसरा मिल जाए, या एक नॉन जीरो स्केलर इस तरह से कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर दूसरा वेक्टर मिल रहा है, तो दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, पैरेलल या कॉलिनियर. वेक्टर्स में पैरेलल और कॉलिनियर में कोई अंतर नहीं है. वास्तव में ये फ्री वेक्टर्स की कंडीशन में पैरेलल और कॉलिनियर में कोई अंतर नहीं रहता है. थ्योरम 2. If A and B are two non-parallel vectors, A and B are two non-parallel vectors such that XA plus YB is equal to null vector. A और B टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं और इस तरह से कि इनको दो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर जीरो मिल रहा है. दो वेक्टर हैं, नॉन पैरेलल हैं और दो स्केलर इस तरह से इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर जीरो मिल रहा है, तो ये एक ही स्थिति में पॉसिबल है. देन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0. x भी 0 होगा और y भी 0 होगा. मतलब 0 0 के अतिरिक्त कोई और स्केलर नहीं हो सकते हैं कि इन दो वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो नल वेक्टर आ जाए. ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल या नॉन पैरेलल और नॉन कॉलिनियर. नॉन पैरेलल बोल सकते हैं या नॉन कॉलिनियर, जैसा भी चाहें. टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, दो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर जीरो नल वेक्टर मिल रहा है, तो ये एक ही स्थिति में पॉसिबल है जबकि दोनों स्केलर 0 के इक्वल हो. या चाहे तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि हम दोनों तरफ के कोएफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है. दोनों तरफ के कोएफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर A का कोएफिशिएंट x है, राइट हैंड और वेक्टर B का y है. राइट हैंड साइड में वेक्टर A वाली टर्म नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट 0 है तो x 0 हो गया. लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर B का कोएफिशिएंट y है, राइट हैंड साइड में वेक्टर B वाली टर्म नहीं है, मींस कोएफिशिएंट 0 है. या हम चाहे तो ऐसा भी ले सकते हैं कि x1a प्लस y1b इज इक्वल टू x2a प्लस y2b. जैसे ये स्थिति है. इसमें x1 y1 कोऑर्डिनेट्स नहीं है, नंबर है, स्केलर नंबर. तो यदि ये नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं तो दोनों तरफ के हम दो ही वेक्टर होना चाहिए, तो दोनों तरफ के कोएफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं. कोएफिशिएंट इक्वेट करने की कंडीशन क्या है, दो ही वेक्टर हों, लेफ्ट हैंड साइड उन्हीं दो वेक्टर्स की टर्म में हो, राइट हैंड साइड भी उन्हीं दो वेक्टर्स की टर्म्स में हो और वो दोनों नॉन पैरेलल हो, तो हम कोएफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं. कैलकुलेशन में थ्योरम काम में आती है. लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर A का कोएफिशिएंट x1, राइट हैंड साइड में x2, मींस x1 इज इक्वल टू x2. लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर B का कोएफिशिएंट y1 और राइट हैंड साइड में y2. ये दोनों तरफ के कोएफिशिएंट इक्वेट करने की दो कंडीशन है. दो वेक्टर हों, दो वेक्टर की टर्म में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो और वो दोनों नॉन पैरेलल हो. ठीक है. ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम कि XA प्लस YB इज इक्वल टू नल वेक्टर, तो x भी 0 y भी 0. देखिए यदि x और y 0 नहीं है, यदि x भी 0 नहीं है y भी 0 नहीं है, तो क्या होगा, XA
प्लस वाई बी इज इक्वल टू नल वेक्टर, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स इंटू बी। अब जब ये जीरो नहीं तो ये नॉन जीरो है, और नॉन जीरो नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर दूसरा वेक्टर मिल रहा तो दोनों वेक्टर तो पैरेलल हो जाएंगे, जबकि यहाँ तो ये नॉन पैरेलल है। तो यदि नॉन जीरो नंबर्स हो गए तो फिर तो ये पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे, और एक जीरो हो गया एक नॉन जीरो हो गया तो फिर दूसरा तो नल वेक्टर ही हो जाएगा। नल वेक्टर की डायरेक्शन तो डिफाइन है नहीं, ठीक है, तो नल वेक्टर की कंडीशन हो जाएगी तो फिर हम पैरेलल नॉन पैरेलल बोल ही नहीं पाएंगे उसमें, तो नॉन पैरेलल वेक्टर्स बोल रहे हैं तो दोनों तरफ के कोएफिशिएंट इक्वेट कर सकेंगे। थर्ड थ्योरम, position vectors of three collinear points A, B, C are vector A, vector B and vector C. Then three scalars x, y, z, not all zero. Not all zero means एक साथ सभी जीरो नहीं है। Position vectors of three collinear points A, B, C are vector A, vector B, vector C, and three scalars x, y, z not all zero exist such that xa plus yb plus zc is equal to null vector and x plus y plus z is equal to 0. Position vectors of three collinear points A, B, C are vector A, vector B and vector C. Then three scalars x, y, z not all zero exist such that इस तरह से एग्जिस्टेंस होगा, इस तरह से एग्जिस्टेंस होगा। इसका मतलब क्या होगा कि तीन स्केलर का एग्जिस्टेंस इस तरह से होगा कि तीन पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो नल वेक्टर मिल जाए, और साथ ही साथ इन्हीं तीनों स्केलर का सम जीरो के इक्वल हो। ठीक, इस तरह से एग्जिस्टेंस होने का मतलब कि इन थ्री स्केलर्स को इन थ्री पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर जीरो आ रहा है, और इन्हीं तीनों का सम जीरो के इक्वल है। जबकि ये एक साथ जीरो नहीं है, मतलब 0 0 0 नहीं है, 0 0 0 क्या अतिरिक्त कोई और सेट पॉसिबल होगा, कॉलिनियर है तो पॉसिबल होगा, और पॉसिबल है तो कॉलिनियर होगा, कॉलिनियर होंगे ऐसा भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम थ्योरम्स पढ़ रहे हैं इनमें कुछ थ्योरम में ए और बी वेक्टर हैं और कुछ थ्योरम में ये पोजीशन वेक्टर हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ वेक्टर है कहाँ पोजीशन वेक्टर है। थ्योरम 1 और 2 में तो ए और बी वेक्टर थे, इसमें क्या है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा किसका होता है, पॉइंट का, ठीक है, तो इसमें पोजीशन वेक्टर है और फर्स्ट और सेकंड में वेक्टर थे। तो यदि ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं और उनके पोजीशन वेक्टर ए बी सी हैं तो थ्री स्केलर्स नॉट ऑल जीरो, मतलब तीनों एक साथ जीरो नहीं है, क्योंकि एक साथ तीनों जीरो हो जाएंगे तब तो ये नल वेक्टर हमेशा हो जाएगा, ये भी हमेशा जीरो हो जाएगा। का एग्जिस्टेंस इस तरह से होगा कि इन तीनों के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो नल वेक्टर मिल जाए, और साथ ही साथ इनके कोएफिशिएंट का सम जीरो के इक्वल हो। इसका उल्टा ऐसा है कि इसका कन्वर्स, यदि इस तरह से एग्जिस्टेंस है तो पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। इफ थ्री स्केलर्स x, y, z not all zero exist such that xa plus yb plus zc is equal to null vector and x plus y plus z is equal to 0.
then A, B, C are collinear. Then A, B, C are collinear points. ठीक है, 0 0 0 का एग्जिस्टेंस तो हमेशा होगा कि नल वेक्टर चाहे पॉइंट कॉलिनर या नॉन कॉलिनर, इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर नॉट ऑल 0। पॉइंट्स को कॉलिनर देखने के लिए हम इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं जब इनके पोजीशन वेक्टर दिए हों। जब पोजीशन वेक्टर दिए हों तो एक और मेथड भी रहती है, उससे जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें थ्योरम लगानी पड़ते हैं। यहाँ पर अभी 3 स्केलर दिख रहे हैं, इनको हम 2 में भी चेंज कर सकते हैं। 2 में कैसे चेंज करें? जैसे हम z से डिवाइड करते हैं या x से डिवाइड कर देते हैं। x से डिवाइड कर दिया तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ y बाय z हो जाएगा, उसको एक स्केलर बोल रहे हैं। यहाँ पर z बाय x हो जाएगा, दूसरा स्केलर बोल दिया। हमने जैसे x से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा y बाय x, यहाँ पर z बाय x। तो ये एक स्केलर, इसको m बोल दिया, इसको n बोल दिया, यहाँ पर 1 हो गया। इसको x से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा y 1 प्लस y बाय x z बाय x, ये m हो गया, ये n हो गया। तो यही थ्योरम ऐसे दिखने लगेगी। ठीक है, if 3 स्केलर्स, इसमें ABC पोजीशन वेक्टर्स हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऊपर भी बोल दिया था यहाँ पर ABC क्या है? पोजीशन वेक्टर्स, वेक्टर नहीं है इस थ्योरम में। if 2 स्केलर्स m and n exist such that, अब इसमें नॉट ऑल 0 बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक का कोएफिशिएंट 1 ही बना दिया, किसी भी एक का 1 बना सकते हैं। a plus mb plus nc is equal to null vector and 1 plus m plus n is equal to 0, then points are falling. जब हम पोजीशन वेक्टर्स दिए कॉलिनर देखने देते हैं, हम इससे देखते हैं। क्यों? इससे देखेंगे तो क्या होगा, आपको 3 का एग्जिस्टेंस प्रूव करना होगा। इससे करेंगे तो आपको 2 का एग्जिस्टेंस प्रूव करना होगा, m और n का। तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, एक अननोन कम हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है, इससे और क्लियर होगा। A का पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस के, B का पोजीशन वेक्टर माइनस i प्लस 3j प्लस 4k। एक मिनट थोड़ा, i प्लस 2j प्लस 2k, और C का पोजीशन वेक्टर 4i प्लस 4j प्लस k। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये कॉलिनर है या नॉन कॉलिनर है, तो हम इस थ्योरम से देख सकते हैं। ये थ्योरम का एप्लीकेशन समझ रहे हैं, बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका ज्यादा आसान रहेगा। हमें तो ये समझना कि ऐसा बोलने का मतलब क्या है, कैसे है। ABC के पोजीशन वेक्टर्स दिए, हमें देखना है कि ABC कॉलिनर है या नॉन कॉलिनर है। तो ये 2 स्केलर m और n का एग्जिस्टेंस इस तरह से प्रूव हो जाएगा तो कॉलिनर हो जाएगा, और नहीं प्रूव होगा तो नॉन कॉलिनर हो जाएंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे हम? ये ABC के पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पर रखे देते हैं। किन्हीं भी 2 के पोजीशन वेक्टर को m और n से मल्टीप्लाई करें और तीसरे में ऐड कर दें। आप चाहें तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, और तीसरे को ऐसे ही कर दिया। अब x y z लेंगे तो 3 अननोन हो जाएंगे, सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, और नल वेक्टर के इक्वल करते हैं। ऐसे यदि m और n का एग्जिस्टेंस हो जाए, और साथ ही साथ 1 प्लस m प्लस n भी 0 होना चाहिए। तो ये एग्जिस्टेंस है या नहीं, कैसे करेंगे हम? m और n कैसे निकालेंगे? 2 वेक्टर यदि i j और k की टर्म में दिए तो दोनों तरफ के कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में i कैप का कोएफिशिएंट क्या है? 3m, और क्या है यहाँ पर n प्लस 4, और राइट हैंड साइड में 0। तो m और n का एक इक्वेशन बन गया। लेफ्ट हैंड साइड में j का कोएफिशिएंट 2m, और क्या आएगा 2n प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
ये दूसरा इक्वेशन बन गया, 2 से चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। और के कैप का कोएफिशिएंट क्या है, -m प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तीसरा बन गया। ये 3 इक्वेशन बन गए एम और एन के। अननोन तो 2 ही है, इक्वेशन 3 बन गए। तो पहले 2 को सॉल्व करने पर जो एम और एन मिल रहा है वो ये तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो इसका मतलब इस तरह से एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, और नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगा। देखिए पहले 2 को सॉल्व किए लेते हैं। यदि इनसे मिलने वाले एम और एन इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब इस तरह से एग्जिस्टेंस होगा, नहीं करेंगे तो एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो पहले 2 को सॉल्व करें हम, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2m, m तो कैंसिल हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ठीक है, m की वैल्यू -1 आ गए, और m की जगह -1 रखेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, इस तरह से एग्जिस्टेंस हो गया। फिर हमें एक कंडीशन और चेक करनी होगी कि 1 + m + n क्या ये 0 के इक्वल है। यदि ये 0 के इक्वल है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही तो फिर कॉलिंगर। सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, इन 2 से मिलने वाले m और n इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, और साथ ही साथ 1 + m + n ये भी तो 0 होना चाहिए। ठीक है, इससे मिलने वाले m और n क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहले तो ये देखें सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, m की जगह -1 और n की जगह -1 नहीं, हाँ इसको तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, और साथ ही साथ तीनों के कोएफिशिएंट का सम 0 के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कॉलिनियर। शायद कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है जो भी। अब तो बस ये ध्यान रखें, इनसे मिलने वाले m और n इसको सेटिस्फाई करेंगे तो पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो दूसरी कंडीशन और ये फुलफिल करानी होगी आपको कि 1 + m + n 0 के इक्वल। लेकिन इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नहीं, इससे ज्यादा टाइम लग जाता है, दूसरी तरह से करेंगे, 2 वेक्टर निकाल के करेंगे, आगे लिखेंगे हम उसको। लेकिन कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं जब आपको ये इससे करना ही पड़ता है, इस थ्योरम को समझना ही पड़ता है। एक क्वेश्चन है, if 3a + 2b, एक मिनट, if a, b, c are position vectors of three points a, 3 points capital A, capital B, capital C, and 3a - 5b plus 2c is equal to null vector. In which ratio B divides AC? In which ratio B divides AC? टू इज टू थ्री। कौन डिवाइड कर रहा है, बी डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, एसी को। तो बी वाले टर्म एक साइड में रखें, बाकी साइड टर्म को दूसरी साइड में ले जाएं, फिर पाई से डिवाइड कर दें। तो ये सेक्शन फार्मूला बन गया। इस सेक्शन फार्मूले के अनुसार उस समय हमेशा बन जाएगा जब इसमें इनके कोएफिशिएंट का सम 0 के इक्वल हो रहा होगा। इनके कोएफिशिएंट का सम 0 हो रहा है, इनके कोएफिशिएंट का, तो देखिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। पहली कंडीशन तो ये कि 3 स्केलर इस तरह से है कि 3 पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर नल वेक्टर आ रहा है, ये नल वेक्टर है। ठीक है, और साथ ही साथ इनके कोएफिशिएंट का सम 0 के इक्वल है।
तो पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। कॉलिनियर होंगे तो सेक्शन फार्मूले के अनुसार यहाँ पर हमेशा रन हो जाएगा। और आपको बताना है कि बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप बता सकते हैं हम ए से मल्टीप्लाई 3 हो रहा है तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ 3 आएगा, और सी के साथ में 2 आ रहा तो यहाँ 2 आएगा। इसका मतलब ये बी ए सी को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ थ्योरम की पहले एक डेफिनेशन है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? If 3 or more than 3 vectors lie in a plane or parallel to the same plane। दो की बात नहीं कर रहे हैं, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर आते तो 3 या 3 से ज्यादा की बात करते हैं, दो की क्यों बात नहीं करते, अभी आगे लिख देंगे। If 3 or more than 3 vectors lie in a plane or parallel to the same plane, then vectors are called coplanar। थ्री या 3 से अधिक यदि वेक्टर्स एक ही प्लेन में, जैसे ये प्लेन है, इसी में 3 वेक्टर बने हुए 1 2 3 तो कोप्लेनर। यदि इस प्लेन में नहीं बने, इस प्लेन के पैरेलल भी बने तो भी कोप्लेनर। जैसे ए बी सी इस प्लेन में बने हुए और डी वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल हैं, इसमें नहीं बना तो भी कोप्लेनर कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हम इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उस डेफिनेशन से इसके इक्वल वेक्टर स्पेस में कहीं भी बना सकते हैं, तो हम इस प्लेन में भी बना सकते हैं, क्योंकि इस प्लेन के पैरेलल है तो ये पैर कोप्लेनर हो गए। तो एक ही प्लेन में हो या एक ही प्लेन से के पैरेलल हो तो कोप्लेनर। दो वेक्टर में कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर की बात करते नहीं, लेकिन क्योंकि दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। क्वेश्चन जो आएंगे 3 या मोर देन 3 की बात करेंगे, जिनमें कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर देखना होगा। दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। एक प्लेन में नहीं, एक प्लेन के पैरेलल भी हो तो भी कोप्लेनर, क्योंकि इसके इक्वल वेक्टर आप यहाँ पर बना सकेंगे इस प्लेन में, तो कोप्लेनर कहलाएंगे। ऐसा 3D में नहीं हो पाएगा। 3D में नहीं हो पाएगा कि भाई एक प्लेन में लाइन बनी और दूसरी लाइन इसके पैरेलल तो बोले कोप्लेनर, क्योंकि वहां पर हम इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ते कि इसके इक्वल हम यहाँ पर लाइन बना सकें। देखिए वेक्टर में कॉलिनर और पैरेलल वेक्टर्स एक जैसे होते हैं, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके अनुसार। बाकी 3D में कोइंसिडेंट लाइंस अलग होंगी, पैरेलल लाइंस अलग होंगी। पैरेलल को हम कोइंसिडेंट नहीं बोल सकेंगे, कोइंसिडेंट को हम पैरेलल बोल सकेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर यदि लाइन एक ही प्लेन में तो ही कोप्लेनर कहलाएंगे। वेक्टर में उस प्लेन में हो या उस प्लेन के पैरेलल हो तो भी कोप्लेनर कहलाएंगे। अब फोर्थ थ्योरम है A, B, C are 3 coplanar vectors. A, B, C are 3 coplanar vectors. अब देखिए इस थ्योरम में वेक्टर बोल रहे हैं, इसमें पोजीशन वेक्टर नहीं है। A, B, C are 3 coplanar vectors. Then 2, अभी तक पोजीशन वेक्टर एक में ही थे थर्ड थ्योरम में, बाकी में वेक्टर हैं। ठीक है, then 2 scalars x and y
exists such that XA plus YB is equal to C. ABC 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो दो स्केलर x और y का एग्जिस्टेंस इस तरह से होगा, इसमें नॉट ऑल जीरो नहीं बोल रहा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जिस्ट सच दैट C is equal to XA plus YB, इस तरह से एग्जिस्टेंस होगा कि किन्हीं भी दो के पोजीशन वेक्टर, किन्हीं भी दो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो थर्ड वेक्टर मिल जाए। इसमें कोई जीरो भी हो सकता है, जैसे यदि y जीरो हो गया तो इसका मतलब फिर क्या होगा, C और A पैरेलल हो जाएंगे। तो दो वेक्टर यदि पैरेलल हो गया और तीसरा यदि नॉन पैरेलल है तो ये कोप्लेनर होंगे ही, ये एक प्लेन के पैरेलल बन ही जाएंगे या एक प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। इसलिए कोई स्केलर दोनों जीरो हो जाए, यदि x और y दोनों जीरो भी हो जाए तो C नल वेक्टर हो जाएगा। नल वेक्टर हो जाएगा तो वास्तव में दो ही वेक्टर बचेंगे, दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर है, ठीक है। तो इसमें नॉट ऑल जीरो वाला स्टेटमेंट नहीं है, इनमें कोएफिशिएंट का सम भी नहीं देखना इसमें, ठीक है। A, B, C are three coplanar vectors, then two scalars x and y exist such that C is equal to XA plus YB। या इसका उल्टा, इसका कन्वर्स भी बोल सकते हैं, two scalars x and y exist such that XA plus YB is equal to C, then A, B, C are कोप्लेनर। ये दो स्केलर इस तरह से हैं कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर थर्ड वेक्टर मिल रहा हो, इसका मतलब वेक्टर्स कैसे होंगे, कोप्लेनर। वेक्टर्स को कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर देखने के लिए हम इस थ्योरम का यूज करते हैं। जैसे तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं 3i plus j minus k, i minus 2j plus 3k and 2i plus j minus k, ये वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर हैं या नॉन कोप्लेनर हैं, निकालिए। देखिए दिस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। तरीका क्या रहेगा, इन तीनों को यहाँ पर रख देना ए बी सी की जगह, और फिर दो वेक्टर i j की टर्म में इक्वल है तो दोनों तरफ के i कैप के कोएफिशिएंट भी इक्वल होंगे, j कैप के कोएफिशिएंट भी इक्वल होंगे और k कैप के भी। उससे x y के तीन इक्वेशन बनेंगे, दो को सॉल्व करें, x y निकालें, यदि वो तीसरे को सेटिस्फाई कर रहे हो तो ऐसा एग्जिस्टेंस होगा, मतलब वेक्टर कोप्लेनर। नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब इस तरह से एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इस नॉन कोप्लेनर। नहीं सर, कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, क्या करना है, दो स्केलर से किन्हीं भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एग्जिस्टेंस प्रूव करना है। उनकी वैल्यूज क्या आ रही हैं, उन नंबर से कोई मतलब नहीं, बस नंबर आने चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे, दो वेक्टर i j की टर्म में इक्वल है तो दोनों तरफ के i कैप के कोएफिशिएंट भी इक्वल होंगे, j कैप के भी और k कैप के भी। तो 3x plus 2y is equal to 1, एक ही क्वेश्चन हो गया। x plus y is equal to -2 और -x minus y is equal to 3। दो को सॉल्व करके x y निकालें और तीसरे को सेटिस्फाई करा के देखें। सेटिस्फाई कर रहे हो तो कोप्लेनर, नहीं कर रहे हो तो नॉन कोप्लेनर। लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता है तो एक और आसान तरीका रहता है, लेकिन उसका प्रूफ बाद में आएगा, मल्टीपल प्रोडक्ट के समय, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ेंगे।
तीन वेक्टर यदि आई के टर्म में दिए हैं a1i प्लस a2j प्लस a3 के, एक वेक्टर और है b1i प्लस b2j प्लस b3 के, और तीसरा वेक्टर है c1i प्लस c2j प्लस c3 के। तो आईजे के कोएफिशिएंट से बनने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू देख लेते हैं। यदि इसकी वैल्यू 0 आई तो वेक्टर कोप्लेनर, और यदि 0 नहीं आएगी तो वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर। वैल्यू 0 आएगी तो वेक्टर्स कोप्लेनर, 0 नहीं आएगी तो नॉन कोप्लेनर। ठीक है, वो तीन क्लासेस के बाद में फिर इसकी शीट देना चालू करूंगा। जब तक आप लोग जितनी शीट कवर करना हो कोर्स कवर कर लें आप। ठीक है, TSRA तो है नहीं इस वीक में? है सर। है, चलिए तो TSRA का रिवीजन भी कर लें, और जो भी शीट करना TSR में ये तो आ नहीं रहा है। और वेक्टर की शीट अभी 2-3 क्लासेस तक नहीं मिलेगी। जब स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा उसके बाद मैं शीट देना चालू करूंगा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब अभी कल परसों, अभी 3 क्लासेस और मान लो कम से कम। ठीक है, चलिए क्लास खत्म करता हूँ। सर हाँ सर वो टेस्ट होंगे क्या? अरे देखो क्या है कि 5 स्टूडेंट दे रहे हैं टेस्ट। ठीक है, 2 घंटे का टाइम लगता है मुझे एक टेस्ट बनाने में। 11th में का और आपका मिला के मुझे 4 घंटे का टाइम लग जाता था मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में। ठीक है, 2 घंटे फिर थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो उसको मिला के 2 घंटे हो जाते हैं। यदि उस टेस्ट के वीडियो बनाता हूँ उसको छोड़कर कम से कम 1.5 घंटे 1.25 घंटे तो कम से कम एक टेस्ट में लगता है, एक 11th का। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देने वाले यदि 5 हो, वहां पर भी 5 से 6 लोगों ने दिया था टेस्ट 60 लोगों में से। ठीक है, और फिर अभी कोचिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ डाउट्स के लिए बुलाने वाले हैं। तो अब रोज कोचिंग भी जाना है 3 दिन, हफ्ते में 2-3 दिन तो जाना ही जाना है, कम से कम 6 घंटे जाना है। और फिर उसके बाद मैं अभी भी 8-9 घंटे काम करता हूँ, वीकली ऑफ वाले दिन भी काम करता हूँ। अब कोचिंग भी जाऊंगा फिर बात इसकी नहीं है, कोचिंग भी जाने के साथ में काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई मोटिवेशन तो पता बड़ा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 5 बच्चे दे रहे हैं, ना कोई कंपटीशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। इसके जो पर्पस था वो पर्पस ही खत्म हो गया। मैं सोच रहा था कि सभी लोग धीरे धीरे GRP कर लेंगे, कि भाई लगातार रेगुलर रूटीन में ना रहेगा, 10 क्वेश्चन करना 10 क्वेश्चन करना, तो धीरे धीरे GRP भी हो जाएगी। और दूसरी बुक भी बाद में चालू करता हूँ, विकास गुप्ता वगैरह। विकास गुप्ता के तो बन गए हैं काफी कुछ टेस्ट, इसलिए क्योंकि 11th में भी चल रही थी टेस्ट सीरीज, लेकिन अब उसको भी स्टॉप कर दिया तो उसको भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन करें तो कोई मतलब तो निकले मेहनत करने का। यदि कोई मेहनत करने का मतलब नहीं निकल रहा तो क्या कर सकते हैं। तो कोई मोटिवेशन ही नहीं रहता ना। यदि 2-2.5 घंटे लगातार बैठ के मैंने ये सब चीजें सीखी हैं, मुझे कुछ नहीं आता था, गूगल फॉर्म भी नहीं आता था, गूगल ड्राइव के बारे में नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था। सब कुछ सीखा कि भाई ये नया करते हैं, अब ऑनलाइन में हो गया है बच्चों के लिए, ये करते हैं। चलो, आप लोगों का बेस्ट तो बाद में मिला, मैं 11th में तो पहले ही स्टार्ट कर चुका था टेस्ट। उस सब के लिए सीखा मैंने, सब चीजें सीखी, लेकिन कोई सीखना ही व्यर्थ गया, फेल ही हो गया वास्तव में। वो आइडिया फेल हो गया वास्तव में, जब सबका इंटरेस्ट नहीं बचा। एक बैच में नहीं बचा रहता, दूसरे में बचा रहता तो समझ में आता कि हाँ अब किसी का ही इंटरेस्ट नहीं बच रहा, मतलब वो रेगुलर रूटीन मेंटेन करने में दिक्कत होती है, वर्कलोड ज्यादा रहता है घर पे पढ़ने के लिए। अब क्या बोलें, कुछ भी। चले ठीक है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो कंटिन्यू करना कुछ नहीं समझ में आ रहा। कल क्लास होगी, कल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके आना। कल 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, वेक्टर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।